आज हम लोग स्टार्ट करेंगे AS 12 दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिलता है, एक एंटिटी को मिलता है, तो उसे रेवेन्यू इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए या फिर उसे डेफर्ड रेवेन्यू इनकम की तरह, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए या पूरा पूरा कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। तो आप इसकी अकाउंटिंग, गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हो रहा है उसकी अकाउंटिंग किस तरह करोगे, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। चलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज दिस गवर्नमेंट। पता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि जो ग्रांट आपको गवर्नमेंट से मिलेगी उसकी अकाउंटिंग बताएंगे, लेकिन इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ये आपको नहीं बताता। ग्रांट अगर आपको गवर्नमेंट से मिले, किसी भी नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मिले या फिर इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मिले, इन सब की अकाउंटिंग यही स्टैंडर्ड बताता है। मतलब नाम तो प्राइमा फेसी क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि लगता है कि गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है उसकी अकाउंटिंग बताने वाला है। लेकिन यहां गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, यहां गवर्नमेंट का मतलब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से भी है। यानी अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिले या फिर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मिले, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, क्राई, ये सब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से भी अगर आपको ग्रांट मिलती है तो उसकी भी अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे गवर्नमेंट से मिले हुए ग्रांट की अकाउंटिंग होती है। तो यहां पे गवर्नमेंट का मतलब क्या क्या है लिखिए। गवर्नमेंट का मतलब है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। दूसरा नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल क्राई। इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO, यूएनओ, तो दिस AS इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट का मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी यानी कि ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब कुछ भी है। साथ ही साथ नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, या फिर इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ यहां पे गवर्नमेंट का मतलब है। दूसरी बात, ग्रांट क्या चीज होती है। ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस, मींस असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब सहयोग, इन कैश और इन काइंड। तीसरी बात, हुज वैल्यू कैन बी प्लेस्ड। ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब सहयोग, वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, लेकिन जिसकी वैल्यू प्लेस की जा सकती है। यानी अगर कोई ऐसा सहयोग है जिसकी वैल्यू प्लेस नहीं की जा सकती तो उसे ग्रांट नहीं कहा जाता। हम लोग उसकी अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे भी कुछ सहयोग हो सकते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती? बिल्कुल हो सकते हैं। एक ब्लाइंड पर्सन है,
वो आप रोड क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, आपने उसे असिस्टेंस प्रोवाइड की, रोड क्रॉस करा दिया, बताइए इसकी क्या वैल्यू है? क्या आपने उसे असिस्टेंस दिया कि नहीं दिया? दिया। कैसे दिया? इन काइंड दिया। लेकिन क्या इसकी वैल्यूएशन की जा सकती है? नहीं की जा सकती। सरकार आपसे कहती है कि हम आपको सहयोग देंगे। कैसे देंगे? अगर आप ये बिजनेस करते हो तो हम आपका 10 साल तक इनकम टैक्स माफ कर देते हैं। गवर्नमेंट आपको सहयोग क्या दे रही है कि हम 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं लेंगे आपके इस बिजनेस की इनकम पे। बताइए गवर्नमेंट ने सहयोग किया कि नहीं किया? किया। कैश में किया है? नहीं, नगद तो नहीं दिया, इन काइंड किया है। लेकिन क्या इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। अगर गवर्नमेंट हमसे ये कहती है 10 साल तक हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे, तो हम इसकी कीमत नहीं निर्धारित कर सकते गवर्नमेंट ने हमें कितना सहयोग किया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आने वाले 10 साल तक हम कितना कमाएंगे, और जितना कमाएंगे उस पे अगर 30% हमें टैक्स देना होता है और आज नहीं देना होगा, तो उसकी वैल्यू निर्धारित करने के लिए ये बात हमें पता होनी चाहिए कि आने वाले 10 वर्षों में हम कमाएंगे कितना। तो हम अगर नहीं बता सकते कि आने वाले समय में हम कितना कमाएंगे, तो सरकार ने हमें कितना फायदा दिया है मेरा टैक्स माफ करके, ये हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो ये सहयोग तो है, लेकिन ये ग्रांट नहीं है। तो ग्रांट क्या चीज होती है? ग्रांट वो सहयोग होता है जो नगद में हो, काइंड में हो, लेकिन जिसकी वैल्यू प्लेस की जा सके। अगर हमने आपको ये मार्कर दिया, बताइए क्या ये ग्रांट है? यस, ये ग्रांट कहलाएगा। ये असिस्टेंस है, इन काइंड है, इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है कि नहीं? इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। तो जिस चीज की वैल्यू लगाई जा सकती है वो ग्रांट कहलाता है। लेकिन हमने आपको एक ऐसा सहयोग किया जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है, तो वो सहयोग ग्रांट नहीं कहलाता है। क्लियर है बात आपको? तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट देख रहे हैं। गवर्नमेंट का वाइड मीनिंग है यहां पे। गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी है। और ग्रांट का मतलब सहयोग है जिसकी वैल्यूएशन की जा सके। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट। ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे आप? ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, पहला, grant is received, or second, condition relating to grant is complied and there is reasonable certainty that grant would be received. ग्रांट की इनकम को आप अपनी बुक्स में कब लाओगे? आप ग्रांट को अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे? ग्रांट के रिस्पेक्ट में आप एंट्री कब मार सकते हो? पहली बात, जब आपको ग्रांट मिल गया हो तब आप कर सकते हो, या फिर कंडीशन रिलेटिंग टू ग्रांट इज कंप्लाइड। देखिए कभी भी ग्रांट, बहुत रेयर ही केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ग्रांट आपको विदाउट कंडीशन मिलती है कि गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपए दे दिया बिना किसी बात के। जनरली ग्रांट जो होती है उनके साथ कुछ कंडीशन अटैच होती है। सरकार कहती है आपको ग्रांट मिल जाएगा 10 लाख रुपए का अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आपको 10 लाख रुपए का ग्रांट मिल जाएगा अगर आप ये वाली मशीन खरीदोगे और इससे प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करोगे, या फिर आपको ग्रांट मिल जाएगा अगर आप अपनी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाओगे। गवर्नमेंट हमेशा अगर ग्रांट देती है तो कुछ ना कुछ उससे कंडीशन अटैच होती है। मान लीजिए हमें ग्रांट तो रिसीव नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कंडीशन ग्रांट के लिए अटैच की थी वो कंडीशन आपने फुलफिल कर दी है। ग्रांट मिल गई है तो हम ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी बुक्स में, उसके लिए जो रेलेवेंट एंट्री होती है वो डाल देते हैं। और या फिर ग्रांट की रिलेटेड जो कंडीशन है वो आपने कंप्लाई कर दी एंड देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द ग्रांट वुड बी रिसीव्ड, और आपको लगता है कि देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी कि ग्रांट आपको मिल जाएगा। तो ग्रांट के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग इफेक्ट कब डाला जाता है? या तो ग्रांट आपको मिल गया हो, दूसरी बात, या तो फिर ग्रांट से रिलेटेड कंडीशन आपने फुलफिल कर दी है और देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी कि ग्रांट आपको मिल जाएगा। रीजनेबल सर्टेनिटी का मतलब समझने जा रहे हैं।
देयर आर टू टर्म्स, देखिए दो टर्म्स होते हैं, वन इज नो अनसर्टेनिटी और दूसरा टर्म होता है सर्टेनिटी। अगर हम ग्रामेटिकली बात करेंगे तो ये दोनों के मतलब लगभग एक ही दिखाई देते हैं। नो अनसर्टेनिटी मतलब ही क्या हो गया, सर्टेनिटी। हम दो बार यहां पे निगेटिव बात कर रहे हैं, एक बार नो बोल रहे हैं और फिर अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं। तो कुल मिला के इसकी अगर ग्रामेटिकल मीनिंग की बात करेंगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी। लेकिन इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। देखिए हम इन दोनों बातों को हिंदी में आपसे करते हैं, नो अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है, हम इस तरीके से करें, गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे देगी, सर्टेनिटी बोला है। अब नो अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट नहीं देगी। सर्टेनिटी में क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे देगी, और नो अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट नहीं देगी। जब ये बताइए दोनों जगह मेरा टोन एक ही बात रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं। जब हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी तो इसका मतलब क्या लग रहा है, हम सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं, हम श्योर हैं कि गवर्नमेंट से हमें पैसा ग्रांट का मिल जाएगा। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट नहीं देगी, तो लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं दर्द है, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट न दे। तो आपको कब ग्रांट रिकॉग्नाइज करनी है, व्हेन देयर इज सर्टेनिटी, मतलब जब आपको ऐसा लग रहा हो कि गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी। ठीक है, तो नो अनसर्टेनिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कब होगी, पैसा आ गया हो या फिर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी हो और आपको ऐसा लगता हो कि गवर्नमेंट से ग्रांट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ग्रांट। पहला, ग्रांट एज इनकम। दूसरा, ग्रांट फॉर एक्सपेंस। तीसरा, ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स। चौथा, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। पांचवा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट। पहले इन सभी ग्रांट का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद इनकी अकाउंटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले ग्रांट एज इनकम। ग्रांट एज इनकम का मतलब यह होता है आपको जो ग्रांट मिल रही है वो सीधे सीधे आपकी इनकम है। आपको उस ग्रांट के रिस्पेक्ट में कोई भी कंडीशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है और कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ग्रांट अवार्ड रिवार्ड के फॉर्म में मिलता है तो उसे कहा जाता है ग्रांट एज इनकम। क्या कभी हमें ग्रांट अवार्ड और रिवार्ड के फॉर्म में भी मिलती है? हाँ, अगर गवर्नमेंट हमारी किसी एक काम की सराहना करती है, उसे रिकॉग्नाइज करती है, तो हमें ग्रांट एज इनकम रिसीव होती है। जैसे अगर हम बात करें तो लक्ष्मी निवास मित्तल को यूएनओ से ग्रांट मिला है और वो ग्रांट उनके लिए ग्रांट एज इनकम है। लक्ष्मी निवास मित्तल को मल्टी बिलियन पाउंड्स एज ग्रांट मिला है यूनाइटेड नेशन से। पता है किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट नहीं करती है, और जनरली वो मशीन बाकी कंपनी जब बनाती हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट करती हैं। सिंस आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो शायद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप ना समझ रहे हो। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस है जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। हम नॉन साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो ओजोन लेयर एक पर्दा है। ठीक है, सूर्य से और हमारे बीच में एक पर्दा है। सूरज की जो हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें बचाता है वो पर्दा, लेकिन वो पर्दा नहीं, छन्ना बनते जा रहा है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, उस पर्दे में छेद कर रहा है और वो जो पर्दा है अब वो पर्दे की बजाय छन्ना बनते जा रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन न एमिट हो, ये यूनाइटेड नेशन चाहता है। तो सिंस
जिनकी हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल की, उन्होंने अब ऐसी मशीनरी बनाई है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट नहीं करेगी, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन से उनको अवार्ड मिला, एज रिवार्ड मिला ग्रांट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रांट एज इनकम। तो ग्रांट एज इनकम वो होता है जो आपके किसी पास्ट एक्टिविटी की सराहना की जाती है, आपकी किसी पास्ट एक्टिविटी को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और उसके लिए अवार्ड के फॉर्म में आपको पैसा देती है। ग्रांट फॉर एक्सपेंस क्या चीज होती है? कभी कभी हमें ग्रांट मिलता है खर्च करने के लिए, ठीक है। कैसा खर्च? जैसे इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है टी का, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि यहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं टी के वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करें। देखिए एक सीधी सी बात ये होती है कि जहां से रेवेन्यू ज्यादा आती है वो और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जहां रेवेन्यू नहीं आती है वहां ज्यादा होना बहुत मुश्किल भी होता है। गवर्नमेंट को मालूम है कि हम दूसरे एरिया में एफर्ट लगाएंगे तो वो जल्दी नहीं होगा, लेकिन टी हमारा दुनिया भर में बिकता है तो वो अगर जितना बिकता है उससे 1.5 गुना भी करना होगा, दुगना भी करना होगा, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो टी के एक्सपोर्टर्स हैं उनको कहती है कि आपके टी की क्वालिटी उतनी अच्छी बस इसलिए नहीं है, हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टी प्रोड्यूसर्स को कह रही है कि आपके टी की क्वालिटी उतनी अच्छी बस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके वर्कर्स ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं टी को, आपकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है, आप चाय के जो बागान लगाते हो उसमें पत्तियां बड़ी अच्छी आती हैं, ठीक है, मशीनरी भी बड़ी अच्छी है, बस आपके वर्कर ठीक से प्रोसेस करना सीख जाए तो चाय की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी और जिस चाय के लिए हमें $2 मिलते हैं उसकी जगह $2.25 मिल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन एक्सपोर्टर्स को कहती है आप अपने एम्प्लॉय को क्यों नहीं ट्रेनिंग दिलाते हो, चलो इसका खर्चा कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट बियर करेगी। गवर्नमेंट कहती है लो 10 लाख रुपए और अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिलाओ कि टी की प्रोसेसिंग अच्छी क्वालिटी की कैसे हो सकती है, ठीक है। अब ये जो ग्रांट मिला है कंपनी को वो कैसा ग्रांट है? ग्रांट फॉर एक्सपेंस। कंपनी को ग्रांट तो मिला है लेकिन ये पैसा खर्च करना है, ठीक है। लक्ष्मी निवास मित्तल को जो पैसा मिला था क्या उसे कहीं खर्च करना था, कोई ऑब्लिगेशन भी थी? नहीं। ग्रांट एज इनकम वो एक ग्रांट होती है जहां पे ग्रांट के साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती, पाने वाले के हाथ में वो सीधे सीधे इनकम होती है क्योंकि वो ग्रांट आपको आपकी पास्ट एक्टिविटी की वजह से मिला है जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। ग्रांट फॉर एक्सपेंस, आपको ग्रांट तो मिला है गवर्नमेंट से लेकिन उसके साथ साथ एक ऑब्लिगेशन भी चल के आया है, आपको खर्चा करना पड़ेगा और ऐसे केस में ग्रांट फॉर एक्सपेंस आपके लिए कभी भी इनकम के फॉर्म में एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। मतलब अगर हमें 10 लाख रुपए ग्रांट के फॉर्म में आया है तो वो 10 लाख रुपए हमें एक्सपेंड करने ही है। ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट, जिस तरीके से हमने बात की टी के एक्सपोर्टर्स की, उसी बात को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि टी की प्रोसेसिंग वर्कर्स तो बड़ी अच्छी करते हैं, चाय के पौधे भी कंपनी बड़ी अच्छे लगा रही है, लेकिन जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, वो प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं करती है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये टी के प्रोड्यूसर मशीनरी अपनी बदल ले, नई मशीनरी लगा ले, तो ऐसे में इनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाएगी और टी के एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट देख रही है कि ये कंपनीज अपने मन से अपने जो फिक्स्ड एसेट हैं वो बदलने वाले नहीं है, या तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकती है ये इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट कहती है चलो 60% कॉस्ट हम बियर कर लेंगे, 70% कॉस्ट हम बियर कर लेंगे, 80% कॉस्ट हम बियर कर लेंगे, आप एक नई मशीन लगा ही लो, ठीक है। तो ग्रांट आपको फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में भी मिलता है, तो फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में जो ग्रांट मिलता है उससे कंपनी क्या करती है, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करती है। ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब है लैंड, स्टॉक, इन सब के लिए, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट की अपनी मतलब की इंडस्ट्री होती है जिससे देश को फायदा होगा तो गवर्नमेंट तो ग्रांट देती ही है, ठीक है। गवर्नमेंट को लगता है कि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें जमीन देने की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है लैंड एक्वायर कीजिए, उसकी कॉस्ट को हम भी फाइनेंस करेंगे कुछ हद तक, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट स्टॉक के लिए क्यों फाइनेंस करती है? बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके लिए अगर गवर्नमेंट स्टॉक पे फाइनेंस ना करे, मतलब स्टॉक के रिस्पेक्ट में ग्रांट ना दे, तो ऐसे में वो कंपनी का चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडस्ट्री चले। जैसे कि चिमनी में फिल्टर बनाने वाली कंपनी, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो चिमनी के फिल्टर्स बनाती हैं, जो गैसेस चिमनी से, इंडस्ट्रीज जो गैस एक चिमनी लगाती है उससे जो गैस निकल रहा है वो पॉल्यूटिंग नेचर के हैं, लेकिन कुछ कंपनीज एक ऐसा फिल्टर बनाती है कि अगर वो चिमनी पे लगा दिया जाए तो गैस जब उसमें से होके ट्रांसफर होगी बाहर तो वो पॉल्यूटिंग नेचर की नहीं होगी। मान लीजिए एक कंपनी इस तरीके का फिल्टर बनाती है
और वो फिल्टर की कीमत है 10 लाख रुपए। बताइए वो कंपनी फिल्टर बेचने के लिए मार्केट में आती है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे कहती है ये लो 10 लाख रुपए का फिल्टर लगा लो। बताओ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लगाएगा? नहीं लगाएगा। अगर मान लीजिए हम भी इंडस्ट्री वाले हैं और हमारे गैस से नेचर पॉल्यूट हो रहा है, मेरे पास वो आएगा कहेगा 10 लाख रुपए का ये फिल्टर लगा लो, तो हम कहेंगे इससे क्या होगा? क्या मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे? नहीं। नेचर पॉल्यूट हो रहा है तो होने दो, लोग इतना सिगरेट पे फूंक के धुआं उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा मेरी चिमनी से भी निकल जा रहा है तो क्या बिगड़ रहा है? ठीक है, हम क्यों 10 लाख रुपए अपने लगाएंगे? और यही हर जगह होगा। कोई भी फिल्टर क्यों लगाएगा 10 लाख रुपए का? उससे उसको क्या फायदा होगा? अगर हमारे गार्बेज से गंगा जी पॉल्यूट हो रही है तो इससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उसके लिए 20-25 लाख रुपए मेरी जेब से लगेंगे तो हम तो नहीं लगाएंगे, पॉल्यूट हो रही है तो होने दो। ठीक है, अगर मेरी चिमनी से गैस ऐसा निकल रहा है जिससे नेचर पॉल्यूट होता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट 10 लाख रुपए का फिल्टर तो नहीं लगाने वाला है, वो कहेगा जाने दो, पॉल्यूट होने दो। अब गवर्नमेंट क्या करती है? फिल्टर बनाने वाली कंपनी को कहती है नहीं, तुमको जाके बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहता है सामने वाला पैसा ही नहीं देता है, 10 लाख रुपए का फिल्टर है, कहता है 8 लाख रुपए दे देंगे लेकिन किस्तों में बना दो, 1-1 लाख रुपए महीना करके, या फिर 50-50 हजार रुपए महीना करके। गवर्नमेंट कहती है दो, तुम थोड़ा सा घाटा सह लो, थोड़ा सा क्या करो, उसको सस्ते में दे दो, दूसरी बात उसको इंस्टॉलमेंट में दे दो, इन सब की भरपाई कौन करेगा? हम करेंगे। गवर्नमेंट कहती है हम तुमको क्या करते हैं 5 लाख रुपए अलग से दे देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है स्टॉक के लिए। क्यों देती है? हमने आपको बताया कि जनरली वो स्टॉक रिक्वायर्ड है मार्केट में, अदरवाइज कोई उसे खरीदता नहीं। तो गवर्नमेंट वैसे फिल्टर्स को प्रमोट करने के लिए अब क्या कर रही है? अपनी जेब से पैसा लगा रही है। क्लियर है बात आपको? तो एट टाइम्स गवर्नमेंट लैंड के लिए, स्टॉक के लिए भी आपको ग्रांट देती है। उसके बाद प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट एक बिजनेस को प्रमोटर जैसे प्रमोट करता है उस तरीके से गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट एज अ होल में पैसा लगाना। और जनरली गवर्नमेंट पूरे प्रोजेक्ट में पैसा कब लगाती है? जब वो कहीं बैकवर्ड एरिया में जाके कोई इंडस्ट्री लगाता है। गवर्नमेंट किसी एरिया को बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहती है तो कहती है कि इस एरिया में आके इंडस्ट्री लगाइए, 60% कीमत इसकी कौन देगा? हम दे देंगे। तो इसे कहा जाता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट। मतलब कि प्रमोटर जैसे पैसा लगा रहा है वैसे ही हम भी क्या करेंगे? इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। और जनरली ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए मिलता है। ठीक है, ग्रांट की हमने सभी वैरायटी आपके सिर्फ नॉलेज के लिए ऐड की है। हमें जो पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ना है कि अगर ये ग्रांट आपको मिलते हैं तो इसे कैसे अकाउंट फॉल किया जाता है। ठीक है ये बात? तो चलिए एक एक करके नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं अकाउंटिंग आपको ग्रांट एज इनकम की। ग्रांट एज इनकम। This grant is transferred to, this is first, this grant is transferred to profit and loss account as soon as it is received. आपको जैसे ही ये ग्रांट मिलती है इसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये इसकी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो ग्रांट एज इनकम के लिए कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं, सीधे सीधे इनाम आया है तो इनाम को हम कहां डाल देते हैं? पीएल में डाल देते हैं, वो मेरी सीधे रेवेन्यू इनकम बनती है। क्लियर है बात सबको? तो इसकी एंट्री बनाते हैं हम लोग। एंट्री क्या करेंगे? इसके लिए हमें पैसा आएगा सबसे पहले, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। और फिर इसके बाद इस ग्रांट को उठा के कहां डाल देंगे? इस ग्रांट को उठा के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो दूसरी एंट्री होगी ग्रांट डेबिट टू पीएल। दूसरा लिखिएगा ग्रांट फॉर एक्सपेंस it is treated as an obligation and
shown on liability side of balance sheet. This grant is transferred to PL equivalent to the amount of grant expended in accordance with instruction given by grant provider. इस ग्रांट को आप ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट करते हो और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हो। इस ग्रांट को पीएल में डाला जाता है, कितना अमाउंट, सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना ग्रांट आप उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से खर्च कर देते हो जिस इंस्ट्रक्शन के साथ आपको ग्रांट दिया गया था। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमें ग्रांट मिलता है तो पहली एंट्री तो हम क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। ठीक है, मान लीजिए ये एंट्री आपने की है 15 मार्च को और 31 मार्च तक आप इस पैसे को खर्च नहीं कर पाए, तो कैसे दिखाई देगा? बैंक अकाउंट हमारा एसेट साइड में दिखाई दे रहा है और ये ग्रांट कहां दिखाई देगी? लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर आपने पैसा खर्च कर लिया इस ग्रांट में से, तो हम एंट्री क्या करेंगे? अगर आपने कोई खर्चा किया है तो हमें ये ग्रांट क्यों मिला है? कुछ खर्चा करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। अब जब खर्चा करेंगे तो खर्चे की एंट्री डालो। खर्चे की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। हमने खर्चा कर दिया। अब देखिए खर्चे को कहां उठा के चार्ज कर देंगे? पीएल में। हमने किया पीएल डेबिट टू एक्सपेंस। हमने खर्चे को पीएल में चार्ज कर दिया और जितना आपने खर्चे को पीएल में चार्ज किया है उतना ही ग्रांट को भी अब हम कहां डाल देंगे? पीएल में। अब हम एंट्री करेंगे ग्रांट डेबिट टू पीएल। चलिए देखिए इस बात को समझिए। हमें ग्रांट मिला था 1 लाख रुपए का। ठीक है, अगर ये 1 लाख रुपए का ग्रांट हम खर्चा कर देते तो क्या होता? देखो, अगर ये 1 लाख रुपए हम खर्चा कर देते तुरंत, तो हम जैसे ही खर्चा करते एंट्री करते 1 लाख यहां पे और तुरंत ये 1 लाख रुपए का खर्चा कहां डेबिट होता? पीएल में। और 1 लाख रुपए का ग्रांट हम पीएल में क्रेडिट भी कर देते, तो इससे क्या होता? मेरे पीएल पे कोई असर नहीं आता। बताइए, जैसा अगर हमें 1 लाख रुपए किसी खर्चे को करने के लिए मिला है तो क्या उस खर्चे का इफेक्ट पीएल पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हमें तो खर्चे के लिए पूरा पूरा पैसा मिला हुआ है, तो खर्चा एक तरफ पीएल में डेबिट होता है और उधर ही ग्रांट क्या होता है? पीएल में क्रेडिट हो जाता है, तो अल्टीमेट इफेक्ट पीएल पे आपके निल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए के ग्रांट में से हमने खर्च ही अभी तक कितना किया हुआ है? 30,000 रुपए। तो ऐसे में खर्चा हमने पीएल में कितना डेबिट किया? 30,000 रुपए। तो हम ग्रांट को कितना पीएल में क्रेडिट भी करेंगे? सिर्फ 30,000 रुपए। और बचा है कितने रुपए का ग्रांट बचा है अभी? 70,000 रुपए का। वो कहां दिखाई देगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अभी दिखाई देगा। फिर अगले साल इस 1 लाख रुपए में से जो 70,000 बचे हैं उसमें से 40,000 खर्च कर देते हैं। फिर 40,000 खर्च करेंगे तो एक्सपेंस 40,000 रुपए का पीएल में डेबिट करेंगे और ग्रांट 40,000 रुपए का पीएल में क्रेडिट करेंगे। फिर हमारी बैलेंस शीट में कितना बच जाएगा? ग्रांट 30,000 रुपए। और फिर जिस दिन हम 30,000 रुपए वो भी खर्च कर देंगे तो पीएल में डेबिट करेंगे खर्चे को और ग्रांट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ये बात? तो देखिए इस खर्चे को जब आपको ग्रांट मिल जाता है किसी खर्चे के रिस्पेक्ट में, तो उस खर्चे का इफेक्ट पीएल पे नहीं जाएगा, क्योंकि जितना आप ग्रांट को क्रेडिट कर रहे हो उतना ही खर्चा आपका पीएल में डेबिट भी हो रहा है। तीसरा, ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट।
grant for fixed asset is accounted by two approaches. अगर आपको ग्रांट फिक्स्ड एसेट के लिए मिलते हैं तो इसकी अकाउंटिंग के दो अप्रोचेस होते हैं, ए डिडक्टिव अप्रोच और बी एडिटिव अप्रोच। अगर आपको ग्रांट फिक्स्ड एसेट के लिए मिलते हैं तो इसके लिए दो अप्रोचेस हैं, एक तो डिडक्टिव अप्रोच, दूसरा एडिटिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, जितने रुपए का आपको ग्रांट मिलता है वो आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दीजिए। देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एक फिक्स्ड एसेट खरीदी और उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट कितने का दिया आपको, 8 लाख रुपए। तो हम 8 लाख रुपए को फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे, तो फिक्स्ड एसेट की कीमत कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। ये बताइए आप डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाते हो, कैसे लगाते हो, कुल मिला के जितना एसेट की कॉस्ट होती है वो पूरी की पूरी डेप्रिशिएट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट हो जाती है कि नहीं, हो जाती है। स्क्रैप वैल्यू जितना आप छोड़ देते हो बाकी पूरा का पूरा डेप्रिशिएट कर देते हो, चाहे कैसे भी करते हो उसे डेप्रिशिएट। डिडक्टिव अप्रोच में आपने एसेट की कॉस्ट को 10 लाख रुपए से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 लाख रुपए कर दिया। अगर हमने डिडक्शन नहीं की होती ग्रांट की तो एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा होता, 10 लाख रुपए का। लेकिन सिंस हमने डिडक्शन कर दी है 2 लाख रुपए की, तो एसेट 8 लाख रुपए की, तो अब एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, टोटल 2 लाख रुपए का। 2 लाख की एसेट है तो पीएल में हम जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसकी लाइफ भर में कितना चार्ज कर पाएंगे, 2 लाख। अदरवाइज अगर हमने डिडक्ट नहीं किया होता ग्रांट तो ऐसे एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, और ओवर द लाइफ ऑफ एसेट हम कितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट पे, 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते। यानी आपने ओवर द लाइफ ऑफ एसेट 8 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन कम लगाई है, यानी आपका प्रॉफिट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट 8 लाख रुपए से बढ़ गया है। लीजिए 8 लाख रुपए की ग्रांट की इनकम रिकॉग्नाइज हो गई। तो ग्रांट की इनकम रिकॉग्नाइज कैसे हो रही है इस मेथड में, इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा पीएल में कम चार्ज हो रहा है। हमने ग्रांट की इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज किया, यहां पे पीएल में हमने डिडक्टिव अप्रोच अपना लिया, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को ग्रांट से कम कर दिया, और जैसे ही हमने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को कम कर दिया तो डेप्रिसिएशन कम हो गया। डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने से प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया। तो आपकी 8 लाख रुपए की जो ग्रांट की इनकम थी वो कैसे रिकॉग्नाइज हो गई, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज हो गई। सिंस ग्रांट आपको एसेट के लिए मिला था इसलिए आपने ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट अपने पीएल में रिकॉग्नाइज कर लिया। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, कम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए। एडिटिव अप्रोच क्या होता है, एडिटिव अप्रोच ये कहता है कि आपको फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से ग्रांट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ग्रांट को सेपरेट रखिए और अपने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को सेपरेट रखिए। जिस रेशियो में आप फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसी रेशियो में आप अपने ग्रांट को अलग से एमोर्टाइज करो। फिक्स्ड एसेट को जैसे हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी फिक्स्ड एसेट को जिस रेशियो में हम डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं उसी रेशियो में हम पीएल में क्रेडिट करेंगे, किसको, ग्रांट की एमोर्टाइजेशन को। एक तरफ हम फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और दूसरी तरफ ग्रांट को एमोर्टाइज करके पीएल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है ये बात, चलिए लिखिए डिडक्टिव अप्रोच। Amount of grant received is deducted from the cost of asset and is recognized and is therefore recognized as income in the form of reduced depreciation.
चलिए इसकी जर्नल एंट्री लिखिएगा। आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको जब ग्रांट मिलता है तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। फिर उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, आप एंट्री करते हो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर एसेट की कीमत को आप ग्रांट से कम कर देते हो। कैसे करते हैं हम, ग्रांट डेबिट टू एसेट। ये पहली एंट्री करते हो, ये दूसरी एंट्री करते हो, ये तीसरी एंट्री करते हो। इफ ड्यू टू एंट्री 3 फिक्स्ड asset becomes asset value becomes 0, then asset is raised in book by nominal value। जब आपको ग्रांट आता है, आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, फिर आपने एसेट परचेज किया तो आपने एंट्री की एसेट डेबिट टू बैंक, और फिर हमने एसेट की वैल्यू को ग्रांट से कम कर दिया तो ग्रांट डेबिट कर दिया, एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब मान लो आपको बैंक से ग्रांट भी कितना मिलता है, 10 लाख रुपए, और आपने एसेट भी कितने की परचेज की है, 10 लाख रुपए, पूरा ग्रांट मिला हुआ था। तो एसेट में जैसे ही हम ये एंट्री करेंगे ग्रांट डेबिट 10 लाख टू एसेट 10 लाख, तो क्या होगा, ग्रांट भी खत्म हो गया और एसेट भी खत्म हो गया, एसेट की वैल्यू 0 हो गई। क्या आपने कभी भी बैलेंस शीट में एक एसेट देखा है जिसकी वैल्यू 0 लिखी हुई हो? हाँ, नहीं, होता ही नहीं है। इनफैक्ट आप कोई भी एसेट को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते बैलेंस शीट में जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और बताइए आपके पास एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमें उसे बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर एंट्री नंबर 3 की वजह से एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उसे बुक्स में रेज करते हैं बाई नॉमिनल वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर कोई मेरे लिए पूछेगा, मेरी एंटिटी के लिए नॉमिनल वैल्यू पूछेगा तो हम कहेंगे 1 रुपए, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट बनती है फिगर रुपीज में, ठीक है। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी से कहा जाएगा कि आपके लिए नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, तो रिलायंस कंपनी कहेगी उनकी तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, फिगर इन लैक्स, तो वो तो कहेगी मेरे लिए नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, 1 लाख रुपए। नॉमिनल वैल्यू का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको बुक्स में अब लाना है उस एसेट को। तो हम एंट्री कैसे करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट ₹1 टू कैपिटल रिजर्व ₹1। 1 रुपए से कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट साइड में एसेट को ले आते हैं। इधर कैपिटल रिजर्व को लायबिलिटी साइड में 1 रुपया लाएंगे और इधर एसेट साइड में हम एसेट को 1 रुपए से बढ़ा लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर एंट्री नंबर 3 की वजह से रिलायंस कंपनी की एसेट नील वैल्यू की हो गई थी, उस रिलायंस कंपनी ने ये एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 रुपए से, तो पता है फिर भी बैलेंस शीट में नहीं दिख पाएगा, क्योंकि रिलायंस कंपनी की तो बैलेंस शीट भी किसमें बनी हुई है, फिगर इन लैक्स, फिर गायब हो गया, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पर्सन कैसा है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वर्थ होती है और सबके लिए नॉमिनल वैल्यू का अलग अलग मतलब होता है। किसी के लिए नॉमिनल वैल्यू 1 रुपया, तो किसी के लिए लाख रुपए, और किसी के लिए करोड़ रुपए भी नॉमिनल वैल्यू ही हो सकती है। तो आप एग्जाम पर्पसेस के लिए नॉमिनल वैल्यू से जब रेस करना होगा तो आप 1 रुपए से रेस कर दोगे, ठीक है। ये बात मान लीजिए आपको एसेट मिला हुआ ही काइंड में है, इन केस आपको एसेट काइंड में मिलता है तो भी उसके लिए क्या एंट्री की जाती है, यही एंट्री की जाती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 रुपए से। आपको एसेट काइंड में मिल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिल गई, तो अब उसके लिए भी क्या कोई एंट्री होती है? यस। अगर आपको ग्रांट के रूप में एसेट प्रोवाइड कर दी जाती है इन काइंड, तो हम उसकी एंट्री नॉमिनल वैल्यू से रेस करके करते हैं। लिख लीजिए, इफ एसेट रिसीव्ड एज ग्रांट इन काइंड, तो आप क्या कीजिएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
देखिए, अगर ये तीसरी एंट्री जो की जाती है वो किस वैल्यू से की जाती है? क्या आप इस एंट्री को ग्रांट की वैल्यू से कर रहे हो या एसेट की वैल्यू से कर रहे हो? ग्रांट की वैल्यू से ये एंट्री आपने की है या एसेट की वैल्यू से? ग्रांट डेबिट टू एसेट किया है, हमने ग्रांट पाए हैं, ये रही वो एंट्री। एसेट खरीदे हैं, वो एंट्री ये है। ये वाली एंट्री ग्रांट के अमाउंट से कर रहे हो आप, ये एसेट के अमाउंट से कर रहे हो? हाँ, एसेट और ग्रांट इनमें से जो कम है, अगर बताइए हमने ग्रांट रिसीव किया है 8 लाख रुपए का, एसेट परचेज किया है 10 लाख रुपए का, तो ग्रांट डेबिट क्या 10 लाख रुपए से हो पाएगा? अरे ग्रांट मिला ही कितना है? 8 लाख रुपया। तो इन दोनों में से जो कम वैल्यू होती है उससे एंट्री नंबर 3 आप करते हो। तो ये एंट्री किससे होती है? विद द अमाउंट ऑफ ग्रांट और एसेट whichever is lower. अगर मान लीजिए आपने एसेट खरीदी हुई है 10 लाख रुपए की और ग्रांट आपको मिला है 12 लाख रुपए का, तो पता है ये एंट्री नंबर 3 करने से क्या होगा? हमें बैंक से ये ग्रांट हमारे पास कितनी आई है? 12 लाख रुपए की, और ये एसेट हमने कितने का परचेज किया हुआ है? 10 लाख रुपए का। तो यहां पे ग्रांट डेबिट टू एसेट आपने कितने का किया? 10 लाख रुपए। क्या चीज बच गया मेरे पास? ग्रांट बच गई, एसेट बच गई। ग्रांट बच गई 2 लाख रुपए की, मेरे एसेट की वैल्यू नील हो गई, तो क्या हम ये एंट्री भी करेंगे कि नहीं? ये एंट्री भी करेंगे। एसेट को 1 रुपए से रेस करेंगे, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। मेरे पास 2 लाख रुपए की ग्रांट बच गई, अब इसका क्या करेंगे? ये ग्रांट आपकी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाई देगी और परमानेंटली दिखाई देगी जब तक कि ये खर्च नहीं हो जाती। तो लिख लीजिए, इन केस grant received is more than the amount of asset. In case grant received is more than the amount of asset, the amount of grant over and above, the amount of grant over and above cost of asset, the amount of grant over and above cost of asset is shown in balance sheet on the liability side. अगर आप किसी एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे रेस करते हो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करके, तो ऐसी एसेट को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता फर्दर। अब 1 रुपए से तो नॉमिनल वैल्यू पे रेस की हो और फर्दर इसको डेप्रिशिएट कर दोगे तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपको रेस करना पड़ जाएगा। तो जिस भी एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे रेस किया जाता है उस पर कभी डेप्रिशिएशन नहीं लगाया जाता। इस बात को भी लिखने जा रहे हैं। द एसेट रेस्ड एट nominal value is not depreciated. ठीक है ये बात। Now coming to additive approach. Here grant is treated as deferred income and transferred to profit and loss account on a systematic basis, that is in the ratio of depreciation.
यहां पे ग्रांट को डेफर्ड इनकम की तरह आप ट्रीट करते हो, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे इनकम स्टेटमेंट में ले जाओगे ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस, एक सिस्टमैटिक बेसिस पे ले जाएंगे, और वो सिस्टमैटिक बेसिस क्या होता है? डेप्रीशिएशन। जो डेप्रीशिएशन का रेशियो होगा उसी रेशियो में आप ग्रांट की इनकम को भी रिकॉग्नाइज करोगे। देखिए क्या किया जाता है इसके लिए। अगर हमें ग्रांट मिलती है तो हम एंट्री करते हैं इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। हम जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री करेंगे एसेट डेबिट टू बैंक। हमारी बैलेंस शीट पे क्या असर दिखाई देगा? हमारा जितना पैसा आया था ग्रांट से, अगर वो पूरे पूरे पैसे की हमने एसेट परचेज कर रखी है, तो एक तरफ मेरे पास एसेट है और दूसरी तरफ मेरे पास ग्रांट दिखाई दे रहा है। हम ग्रांट और एसेट को आपस में सेट ऑफ नहीं करते, जैसा कि डिडक्टिव अप्रोच में किया जाता है। डिडक्टिव अप्रोच में आप एसेट की वैल्यू को ग्रांट से रिड्यूस कर लेते हो, तो यहां पे एसेट भी हमें फुल वैल्यू पे दिखाई दे रहा होता है और यहां पे हमें ग्रांट भी दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ग्रांट कहां पे दिखता है? रिजर्व एंड सरप्लस हेड के जस्ट बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो आपकी बैलेंस शीट में इधर एसेट दिखाई दे रहा है, इधर ग्रांट दिखाई दे रहा है। अब हम एसेट में से यहां से डेप्रीशिएशन लेस करते हैं और इधर क्या करते हैं? हम ग्रांट में से एमोर्टाइजेशन लेस करते हैं। ये डेप्रीशिएशन पीएल में जाके डेबिट हो जाता है और ये एमोर्टाइजेशन जो ग्रांट का है वो पीएल में जाके क्रेडिट हो जाता है। तो आप ग्रांट की इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हो पीएल में, किस रेशियो में? उस रेशियो में जिस रेशियो में डेप्रीशिएशन चार्ज किया जा रहा है। चलिए इस बात को एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल 1, कॉस्ट ऑफ एसेट ₹1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ 5 ईयर, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन SLM, grant received 80,000। Apply additive approach। चलिए एडिटिव अप्रोच अप्लाई करते हैं इस पे। जिस रेशियो में आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे उसी रेशियो में आपको क्या करना है? ग्रांट को भी एमोर्टाइज करना है। तो डेप्रीशिएशन निकालते हैं, सॉल्यूशन। एसएलएम में डेप्रीशिएशन हर साल का बराबर होता है कि नहीं? एसएलएम में डेप्रीशिएशन बराबर आएगा। कब डेप्रीशिएशन बदल जाता है हर साल का? डब्ल्यूडीवी मेथड में। डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रीशिएशन हर साल का बदल जाता है, इसलिए ग्रांट की एमोर्टाइजेशन भी हर साल डिफरेंट हो जाती है। लेकिन एसएलएम मेथड में तो डेप्रीशिएशन आपका हर साल बराबर आएगा, इसलिए ग्रांट एमोर्टाइजेशन भी कैसे होगी? हर साल की बराबर हो रही होगी। ठीक है, एनुअल डेप्रीशिएशन। एनुअल डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपया, स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई लाइफ 5 साल। तो ये हो गया 90,000 डिवाइडेड बाई 5, कितना? 18,000 रुपया। ये हर साल का डेप्रीशिएशन कितना होगा? 5 साल का डेप्रीशिएशन कितना होगा? 18,000 रुपया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है 5 साल का? जरा हमें बताओ तो। रेशियो ऑफ डेप्रीशिएशन 1:1:1:1:1।
सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कर रहे हैं, एसएलएम में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एसएलएम में सीधे सीधे बराबर बराबर एमोटाइज कर देते हैं, ठीक है। हमको ले दे के ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम चाहें तो सीधे सीधे कंक्लूड कर सकते हैं कि 80,000 रुपए की आपकी ग्रांट आई है, 5 साल अगर एसेट की लाइफ है तो 5 साल में ये भी एमोटाइज हो जाएगा, तो कितना एमोटाइज होगा, 16,000 रुपया। लेकिन कॉन्सेप्चुअली उस तरीके से हम बात कर रहे हैं जिस हिसाब से ये कह रहा है, तो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 1:1:1:1। तो आप अब क्या कीजिए, हर साल की एमोटाइजेशन बताइए। फर्स्ट ईयर की एमोटाइजेशन कितनी होगी, बोलो, पहले साल का 1/5, रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन 1/5 इंटू 80,000, कितना, 16,000। सेकेंड ईयर की एमोटाइजेशन बताओ, ये हो रही है एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट, ये है पहले साल की एमोटाइजेशन। सेकेंड ईयर की एमोटाइजेशन अगेन द सेम, 1/5 इंटू 80,000 इज इक्वल टू 16,000 एंड सो ऑन। हर साल का ये कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्लियर है बात आपको? तो चलिए इसकी एंट्री बना के भी देखोगे आप, कैसे करेंगे हम इसके लिए एंट्री। इसके लिए जनरल एंट्री करते हैं एग्जाम्पल 1 की। सबसे पहले आपको ग्रांट मिला 80,000 रुपए, एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट 80,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करें, एसेट डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपया। देन अब एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 18,000 रुपया। इस डेप्रिसिएशन को हम पीएल में चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 18,000 रुपया। और ग्रांट में से 16,000 एमोटाइज करके पीएल मिला देंगे, हम ग्रांट को डेबिट कर देंगे, ग्रांट डेबिट 16,000 रुपया टू पीएल 16,000। देख लीजिए एंट्री। और ये 3 एंट्री नीचे वाली, ये 3 एंट्री, ये 5 साल रिपीट होती रहेगी। हर साल आप ग्रांट डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन को पीएल में चार्ज करोगे और ग्रांट 16,000 रुपए का एमोटाइज करते रहोगे। 5 साल बाद बताइए एसेट और ग्रांट का क्या पोजीशन होगा। 5 साल बाद 18,000 इंटू 5, एसेट पे 5 बार डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, कितना बचेगा, 10,000 की स्क्रैप वैल्यू जितना एसेट बच जाएगा। और ग्रांट आपका 16,000 इंटू 5, 80,000 रुपए का 5 साल में खत्म हो चुका होगा। तो जब आपकी एसेट खत्म होगी उसी समय तक ग्रांट भी आपका खत्म हो चुका होगा। एट द एंड ऑफ 1 ईयर बैलेंस शीट की क्या पोजीशन होगी, बैलेंस शीट एट फर्स्ट ईयर एंड, पहले साल के अंत में बैलेंस शीट कैसी दिखाई देगी। मेरे पास एसेट कितने का होगा, एसेट कितने की खरीदे हो, 1,00,000 रुपया, उसमें से डेप्रिसिएशन लगाए हो 18,000 रुपए, कितने की दिख रही है, 82,000 की। और मेरे पास ग्रांट इधर कितने का दिख रहा है, ग्रांट आया था 80,000 रुपए का, 16,000 रुपए उसमें से एमोटाइज कर चुके हो, कितना बचा, 64,000। ग्रांट मेरे पास दिखाई देगा 64,000 रुपए का। ये पहले साल के अंत में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन होगी।